नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। जिसकी प्रतीक्षा थी, वो तारीखें आ गई हैं। 243 सीटें हैं बिहार में। आधी सीटों के लिए 6 नवंबर को मतदान होगा और बाकी के लिए जो तारीख है वो 11 नवंबर है। 14 नवंबर को रिजल्ट आ जाएंगे। कुल मिलाकर के 40 दिन के भीतर ये सारी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। इससे पहले के जो चुनाव हुए हैं 2020 का, 2015 का, उससे पहले 2010 का, उसके लिए 2-2 महीने तक लगे हैं। लेकिन ये मुझे लगता है कि शॉर्टेस्ट पीरियड है। नंबर 2, छठ का जो महत्वपूर्ण एक उत्सव होता है बिहार में, जो वहाँ की संस्कृति से बहुत गहरे तक जुड़ा हुआ है, वो भी संपन्न हो चुका होगा। उसके बाद 6 नवंबर को पहले दौर का मतदान होगा। इस बार केवल 2 फेज में होगा। मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। धीरेन्द्र पुंडीर जी दिल्ली से, और दिल्ली से ही जुड़ रहे हैं अनुपम के सिंह। दोनों को जोड़ लेते हैं और जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले मैं अनुपम जी आपके पास ही आता हूं। आप किस तरह की प्रतीक्षा कर रहे थे, और अब जबकि चुनाव की घोषणा हो गई है, तब आपकी नजर किस किस पर रहेगी? क्या नीतीश बाबू पर, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन पर, उनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है, इतने सालों से वो मुख्यमंत्री हैं, या तेजस्वी, राहुल गांधी, वामपंथियों के महागठबंधन पर, वो कुछ कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, या जो दूसरे खिलाड़ी, बल्कि 2 खिलाड़ी जिन्होंने कहा है कि हम तो सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, एक अरविंद केजरीवाल और दूसरे प्रशांत किशोर जी। जी जी सर, अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो बिहार का जो विधानसभा चुनाव है वो सिर्फ और सिर्फ दो चेहरों का ही चुनाव है। एक नीतीश कुमार है और एक तेजस्वी यादव। और इसमें कोई, जब मैं ये बोल रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि सम्राट चौधरी भी हैं, अशोक चौधरी भी हैं, तमाम भाजपा के भी नेता हैं, लोजपा भी है जिसने जदयू को सारी सीटें हरवा दी थी। जो उनका गढ़ रहा है, जो शाहाबाद क्षेत्र और नालंदा वाला, उधर भी उनको सीटें कुछ हरवा दी थी। इस बार लोजपा इनके साथ है। लेकिन फिर भी मैं बार बार यही कहूंगा कि ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच का है। और नीतीश कुमार ने अंतिम 3 महीने में जो जो भी गेम खेले हैं जिस तरीके से, तो आप इससे ये समझ जाएंगे कि लोग कह रहे हैं कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है उस व्यक्ति का। लोग कह रहे हैं, आज भी तेजस्वी यादव ने चुनाव के बाद जो अपना बयान जारी किया है उसमें मुद्दा उन्होंने यही बनाया है कि बिहार को एक स्वस्थ मुख्यमंत्री चाहिए, जो हाथ ना जोड़े। बार बार नीतीश कुमार का जो हाथ जोड़े हुए वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद से, कि जो शेर की तरह गुर्राता हो, जो मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो, तमाम तरह की चीजें। लेकिन मेरा ये मानना है कि नीतीश कुमार ने पिछले 3 महीने में अपना गेम जो है वो खेल दिया है। उन्होंने अभी घरेलू घरेलू उपभोक्ताओं के लिए जो बिजली मुफ्त की गई है उसका उन्होंने जिक्र अभी वो रैलियों में आगे भी करेंगे और कर भी रहे हैं। जो सोलर पैनल पैनल लगाने की योजना है बिहार में, उसका भी लगातार जिक्र किया जा रहा है। उस आधार पर भी वोट मांगे जाएंगे। उसके अलावा हर पंचायतों में जो विवाह भवन बनाने की योजना है, वो हजारों लाखों करोड़ रुपए की एक योजना है, जिस अन्य राज्यों में भी इसकी नकल एक तरीके से की जा रही है। तो उसको लेकर भी नीतीश कुमार जनता के बीच जा रहे हैं। और ये सब के सब एक तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ही ब्रेन चाइल्ड है। ठीक उसी तरीके से जैसे उन्होंने सत्ता में आने के बाद जो बालिकाओं के लिए साइकिल योजना हो या फिर पोशाक योजना हो, ये सारी चीजें लेकर आए थे। या फिर अभी वृद्धा पेंशन जो होता है उसको 400 रुपए से बढ़ाकर इन्होंने 1100 रुपए किया है। जो पंचायत कर्मी है उनके भी मानदेय में वृद्धि की गई है। और 10 लाख युवाओं को इन्होंने एक निश्चय योजना पिछली बार ही इन्होंने किया था, उसमें 10 लाख युवाओं को नौकरी दी। अब ये कह रहे हैं कि हम 1 करोड़ युवाओं को नौकरी अगले 5 वर्ष में देने जा रहे हैं। उसके अलावा अभी 10,000 रुपए का जो सबसे बड़ा गेम चेंजर होने वाला है कि महिलाओं के लिए
उनको स्वरोजगार के लिए जो 10,000 रुपए देने का वादा किया गया है या घोषणा ही कर दी गई है। तो इसमें भी आप देखिए, इसमें कोई ये भेद नहीं है कि फलाना जाति की महिला है तो उसको 5,000 रुपए ही मिलेगा, फलाने जाति की है तो 7,000 रुपए मिलेगा। इसमें कहीं से आरक्षण वगैरह कुछ नहीं है। ये जितना ब्राह्मण, भूमिहार या राजपूत समाज की महिलाओं को, उतना ही वो पासवान, चर्मकार या फिर अन्य जो भी जाति की महिला होंगी उनको भी उतना ही मिलेगा। तो ये जो नीतीश कुमार की जाति के ऊपर बढ़ के वर्ग वाली जो राजनीति है, ये वो और बनाम जो तेजस्वी यादव, जो जंगल राज, अभी भी आप देखिए सोशल मीडिया पे भाजपा का पूरा चुनाव प्रचार अभियान जंगल राज पर ही आधारित है। एक तरीके से उन्होंने लालू यादव और तेजस्वी यादव के समय क्या होता था, 90 के दशक के बिहार की जो कहानियां हैं, कई यूट्यूबर्स ने बना बना के डाली हैं। आपने भी बहुत बार वो कहानियां लिखी हैं, उस पर शो किए हैं, और उन सब पे अच्छी प्रतिक्रिया आ रही है। तो मैं ये मानता हूं कि लोग कहते हैं कि जंगल राज जो है, क्योंकि वो लोग भूल गए होंगे, उस समय जो बच्चे रहे होंगे उनको कुछ भी नहीं याद होगा। मेरा ये मानना है कि अगर जंगल राज भूल भी गए होंगे तो 2005 से लेकर 2010 के बीच जो सरकार चली थी और 2010 में अभूतपूर्व बहुमत के साथ एनडीए वापस आया था, उस समय जो बच्चे भी रहे होंगे, जो 10 साल के रहे होंगे, 15 साल के रहे होंगे, वो तो अब 25 और 30 वर्ष के हो गए होंगे ना। तो उन लोगों को तो वो सुशासन वाला याद है, उन लोगों के जहन में तो वो जंगल राज की यादें ताजा हैं। तो इस हिसाब से आप देख लीजिए, तो ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ दो चेहरों की है, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। जो दो खिलाड़ी आपने बताया, प्रशांत किशोर और अरविंद केजरीवाल, उनको वहां के जो प्रतिद्वंदी हैं वही खुद गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। तो आम जनता की, या फिर कहीं और छोड़ ही दीजिए, उनकी सिर्फ और सिर्फ कुछ सैलरीड लोग हैं जो प्रशांत किशोर के साथ काम कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे उनके लिए लिख रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। जी, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने शुरू में कही हैं धीरेन्द्र जी। अ, जब चुनाव प्रचार शुरू होगा, अब नॉमिनेशन की प्रक्रिया तो शुरू हो जाएगी नोटिफिकेशन जारी होने के बाद से ही, 6 नवंबर के लिए भी और 11 नवंबर के लिए भी। लेकिन मुझे लगता है कि जब छठ पूजा का 3 दिन का 4 दिन का ये उत्सव होगा, इस बीच तो चुनाव प्रचार शुरू हो चुका होगा, अपने उरूज पर चल रहा होगा। कौन से मुद्दे आपको लगते हैं कि वो इस बार प्रभावी रहने वाले हैं? जैसे प्रधानमंत्री जब जाते हैं चुनाव प्रचार के लिए, तो वो एक अलग ही हवा बदल देते हैं उस जंगल राज की, चारा घोटाले की, लालू के कारनामों की याद दिला करके। और उसके बाद फिर सोशल मीडिया पर वो सारी चीज़ें आनी शुरू होती हैं कि उनकी एक बेटी की शादी में किस तरीके से कारों के शोरूम को ही एक तरीके से लूट लिया गया था। और वो सारे किस्से कहानियाँ जो हैं वो ज़मीन पर भी आ जाती हैं, लोगों के ज़हन में ताज़ा भी हो जाती हैं। तो ये जो लालू यादव के सुपुत्र तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों 16 दिन तक एक साथ दिखाई दिए थे, और बाद में तेजस्वी यादव अकेले, और उन्होंने एसआईआर का विरोध भी नहीं किया, वोट चोरी की बात भी नहीं की। तो इन दोनों के बीच में ही जो मुद्दों को लेकर के मतभेद हैं, वो उजागर हुए। कोई कहे ना कहे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसको नोट किया है। इन दोनों की कितनी कड़ी परीक्षा होने वाली है, और मेरा तो ये कहना है कि जिस सच का सामना करने से राहुल गांधी भाग रहे थे, उस सच का सामना तो अब इनको करना पड़ेगा। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर में 90 का सदन है, केवल 6 एमएलए जीत करके आए, वो भी सारे मुस्लिम। हरियाणा में तीसरी बार भी केवल 37 सीटें जीत पाए 90 के सदन में, और सरकार नहीं बना पाए। कांग्रेस की बहुत बद पीटी। महाराष्ट्र में और भी बुरा हाल हुआ। लोकसभा चुनाव में 30-31 सीटें जीत ली थी इनके गठबंधन ने, लेकिन विधानसभा चुनाव में चारों खाने चित। दिल्ली में तो खाता ही नहीं खुला, और छठा चुनाव था दिल्ली का जिसमें खाता नहीं खुला। सबको पता है कि कांग्रेस की दशा दुर्दशा क्या है। बिहार को लेकर के जो तमाशा कर रहे थे, चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराए थे, मुख्य चुनाव आयुक्त पर निशाना साध रहे थे, कभी भूकंप की बात, कभी एटम बम की बात, कभी हाइड्रोजन बम की बात। अब वो सारी चीजें तो काम आएंगी नहीं। अब तो
उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और चुनाव प्रचार होगा, नॉमिनेशन होंगे, प्रत्याशी सामने आएंगे, घोषणा पत्र जारी होंगे और फिर मतदान और फिर मतगणना। जी देखिए, ये बात तो सही है कि भाई अभी तक मुद्दे जो है कोई भी दोनों की तरफ से कोई मुद्दे इस तरह से नहीं दिख रहे जो सीधा कोई स्वे कर रहा हो, जनता को स्वे कर रहा हो। अभी भी देखिए पूरा चुनाव ये जातीय समीकरण पे टिका हुआ है और जातीय समीकरण में यह है कि जिसमें जो नीतीश कुमार है वो जो अपने साथ एडिशनल वोट जोड़ते हैं, क्योंकि जो उनकी जाति का वोट है जिसको हम लोग बैलेंसिंग वोट मानते हैं बिहार में, एक तुला के बीच में जो बैलेंस है कांटा है वही तय करता है। इसीलिए मैं ये मानता हूं कि इतनी बार दल बदलने वाले को लोग अपने घर में खाने पे ना बुलाएं अगर कोई किसी का दोस्त हो, मतलब उसको इतना रेस्पेक्ट भी ना दे आदमी। मैं अगर आपको कहूं दोस्त को भी कोई रेस्पेक्ट नहीं देगा, भगा देगा, लेकिन वो जानता है कि इसके पास ये बैलेंस है, ये आता है तो ये लेके आता है। एक शख्स जो किसी पार्टी में आके गुब्बारे लाता हो, खूब सारे वो लाता हो, केक लाता हो, पेस्ट्री लाता हो, तो वो चाहे कितनी बार सामने वाले घर में जाता हो, आप सोचते हैं कि केक तो यार मिलेगा ही, तो इसी को बुलाओ, तो वो उसी हैसियत में है। तो वो जो जातीय संतुलन है वो धीरे धीरे ऐसा लग रहा है इस वक्त स्ट्रेस तो इन्हीं के पास होना चाहिए, स्ट्रेस तो उसके पास होगा जो सत्ता में है। लेकिन विपक्ष की दिक्कत यह है कि उसने इतना ज्यादा उसके प्रति लोगों के अंदर अभी तक वो अविश्वास है और वो दौर जो है वो भुलाए नहीं भूलता। क्योंकि आप कह रहे, अनुपम ने एक बहुत अच्छी बात ये कही कि जो लोग भूल गए थे उनको भी याद आता है। जैसे आप ये सोचिए अभी शिल्पी गौतम मर्डर केस में ऐसे ही देख रहा था, मतलब हम लोगों ने तो चूंकि मैं भी उस समय मतलब एक्टिव जर्नलिज्म में तो नहीं था लेकिन पढ़ता था 90, मतलब मेरा एमएससी तो हो चुका था, लेकिन जनरली हम लोग देखते थे बिहार में जो हो रहा था वो अखबारों का फ्रंट बैनर हुआ करता था। शिल्पी गौतम केस, मतलब हम लोग यहाँ फिर बाद में उसको जब कवर किया, बाद में हम लोगों ने कवर किया है दिल्ली में कि कब सीबीआई को मिलेगा नहीं मिलेगा, सीबीआई क्या कर रही है, को सीबीआई क्या करती थी, जोगिंदर सिंह टाइप के लोग आते थे जो सत्ता में आ गया वो कह दिया, तो वो केस इस तरह से होते रहे। लेकिन जो आप बता रहे हो टाटा का शोरूम, जहां तक मुझे याद है टाटा का शोरूम था जो पूरी की पूरी गाड़ियां, और उसके बाद टाटा ने फिर वहां कोई चीज खोली नहीं। बहुत सारी फैक्ट्रीज थी और मुझे बिस्किट फैक्ट्री का नाम याद नहीं आ रहा, जो वहां से चले गए, जिन्होंने बिहार से पलायन कर लिया। और जो लोग ये याद करना या भूलने की बात जिनको लगता है, दरअसल वो अभी भी उसी माई समीकरण का हिस्सा है जो ये कह रहे हैं 20 साल पुरानी बात होगी। क्योंकि ये बात इसलिए भी मुझे लगता है कि अनुपम भी चूंकि बहुत यंग है, लेकिन जो 90 के बाद में जिन्होंने वहां से छोड़ा है, बिहार से छोड़ना पड़ा, माइग्रेशन किया, लोगों ने अपने बच्चों को बाहर भेजा, बिहार से जो माइग्रेशन हुआ वो कंप्लीटली माइग्रेशन लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर के बाद पूरे सिस्टम के बैठ जाने का है। आज मैं देख रहा था वो उनकी एक बहुत ज्यादा प्रवक्ता है, बहुत ज्यादा कुछ भी बोलते रहते हैं उल्टा, तो वो कह रहे थे कि वो इस बात पे थी और इतनी आह्लादित थी। मैं सोच रहा था ये कि साहब वो जो जंगल राज की टिप्पणी है वो 97 में नगर निगम पे की गई थी कि लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया, तो अरे भाई किसी पे की हो, उस समय के दौर में की गई, उसके साथ आपको और जनता ने यकीन किया। आप उस टिप्पणी से आपको लग रहा है आपने बहुत बड़ा रहस्योद्घाटन कर दिया। अरे भाई हम भी इसी शहर में ही रहते हैं, हम लोग भी पढ़ते ही होंगे अखबार, कि हमको मालूम होगा कि वो किसके लिए की गई थी। लेकिन ये दरअसल वो सोच रहे हैं एप्पल एंड ऑरेंजेस को कंपेयर कर लें। उस राज की बात आज तक लोगों में, लोगों की नाराजगी हो सकती है। देखिए सत्ता से जो शासन में होता है उससे लोगों की, अगर लॉ एंड ऑर्डर पर 2005 से 10 का जो हम लोग जिस कार्यकाल की बात अनुपम ने की, वो बिहार के लिए गोल्डन है। पिछले 45 ईयर के एरा में वो गोल्डन एरा था, जब वहां सड़कें बनी, जब वहां बच्चियों को साइकिल दी गई, जब वहां महिलाओं के लिए सुरक्षा की गई, और साथ ही साथ करप्ट ऑफिसर्स, जिसको बाद में योगी आदित्यनाथ ने ऊंचाइयों पर पहुंचाया कि करप्ट आदमियों के घर को सील करके उसमें सरकारी दफ्तर खोल दिया गया था। अगर मैं गलत नहीं तो पटना की इंजीनियर की कोठी थी वो, जिसको पहले ये किया गया था। तो अगर हम ये देखते हैं तो वो दौर दोनों का यही है, यादें हैं सर दोनों के पास। लेकिन बीजेपी और एनडीए के पास ये बताने के लिए है कि हमने इतने लंबे समय में ये किया, इतने पुल बनाए, इतने सब चीजें की, इतना हुआ। और साथ ही साथ चूंकि इस पर उनको यकीन अभी भी कम है, इस बार नीतीश शायद मेरे विचार से अपना राजनीतिक चुनाव पे आखिरी चुनाव है,
और 75 की राजनीति का ये आखिरी चुनाव दिखाई देगा, जब 75 की राजनीति से पैदा हुए सितारे अब इस बार बुझ जाएंगे, सब लोग वो चले जाएंगे। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो हारे जीते, वो तो अलग चीज है, बट एक राजनीति से आह्वान है। और जिसको स्वास्थ्य को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी कि साहब वो स्वस्थ या वो दे, लोगों को मालूम है कि ट्रंप कितने ईयर का है। इस देश में अभी ये नहीं हुआ कि ये जैन जी या वो सब चीजें, ये सब हम न्यूज़पेपर्स के लिए और अखबारों के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम जातियों पर वोट डालते हैं जब जाते हैं। बिहार अकेला स्टेट है जहां मतलब लोग तो कहते हैं कि वो राजनीतिक प्रयोगशाला है, तो मैं तो खैर उसको इस तरह से नहीं देखता हूं, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि प्रयोगशाला होते तो बेहतरी दिखती वहां कोई प्रयोगशाला में हमने देखा कि वहां से लोग बाहर निकले। वो चाहे किसी का शासन रहा हो, उनको बेचारों को बाहर आके बहुत सारी चीजें झेलनी पड़ी और बहुत सारे शब्द उनके साथ मतलब जो सही शब्द नहीं थे वो इस्तेमाल किए गए। लेकिन आज की डेट में जब से नीतीश कुमार आए तो बिहार चलता हुआ दिखता है। मतलब वो धीमे हो गया, कई बार तेज हो गया, लेकिन मैं 4 घंटे की यात्रा, मतलब 80 किलोमीटर शायद होगा, फतुआ कितने किलोमीटर होगा वहां से, पटना से मुझे अभी याद नहीं आ रहा, क्योंकि मैं AK-47 खरीदने गया था वहां तक स्टिंग ऑपरेशंस में। तो मुझे याद है मैंने 7 घंटे में सर वो 4 घंटे की दूरी तय की थी। मतलब वो 2-2.5 घंटे की दूरी होगी वो, अगर हम लोग अब जाएंगे, और अब वो उतनी तेजी से। तो इसीलिए मुझे लगता है कि चुनाव कमोबेश, वो जो मुद्दा है वो तो गायब है, वो कोई मुद्दा नहीं है, वो सिर्फ उनको मालूम है। और मुझे लगता है वो मुद्दा राहुल गांधी जी समझ गए कि बिहार की जनता नहीं समझ रही, इसीलिए वो लैटिन अमेरिका के लोग समझेंगे, इसीलिए वो वहां लैटिन अमेरिका चले गए वोट चोरी का मुद्दा समझाने, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ भी ऐसा ही होता होगा, नार्कोस टाइप। उन्होंने बहुत सारे सीरियल देख लिए होंगे और कोलंबिया को समझ लिया होगा, तो वो उधर चले गए हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे उनके साथ जाते ही वो मुद्दा भी चला गया। तेजस्वी ने उस पर कॉल ही नहीं लिया। आपकी बात सही, तेजस्वी जानता है ग्राउंड पे अखिलेश यादव और तेजस्वी राहुल गांधी से ज्यादा समझदार हैं। वो जानते हैं कि यहाँ तेजस्वी को मालूम है कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर पे नहीं जाना है, यहाँ उस बेरोजगारी को भुनाना है जो अमूमन जातियों, उसको माफ कीजिएगा, जो आबादी की वजह से हो रही है। क्योंकि इतनी तेजी से आपका स्टेट, चूंकि ये स्टेट औद्योगिकरण नहीं है, इस स्टेट में ये स्टेट उस तरह से नहीं डेवलप कर पाए जिस तरह से था, तो वो आबादी का जो प्रेशर है वो जिस कन्वर्जन में जा रहा है, उसकी कोशिश उनकी ये है कि वो अपनी लड़ाई को वहां रखें। क्योंकि जैसे ही वो उसमें भूल जाएंगे, मुझे लगता है ओंकार सर, अगर वो वापस माई समीकरण लोगों को याद आएगा, इसीलिए उससे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। वो उनको याद आएगा कि किस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण को एक आर्ट में बदल दिया था लालू प्रसाद यादव ने, वो उनको याद आएगा। और लॉ एंड ऑर्डर वहां कहीं नहीं था, ये उनको याद आएगा। तो इसीलिए दोनों मुद्दों से दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं। तो विशुद्ध तौर पे ये पूरा इलेक्शन आपको देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पे, क्योंकि बीजेपी के पास एक भी लीडर नहीं है। शुरुआत उन्होंने बहुत अच्छी, अनुपम ने कहा कि सम्राट चौधरी अब वो है, एक भी लीडर नहीं। आप सोचिए कि अनुपम ने उस पूरी लड़ाई को इतने छोटे से लेकिन बहुत एक्यूट शब्द में कहा कि 2 ही लोग हैं, चेहरे तो वही हैं, लेकिन तीसरा चेहरा जो बदल सकता है वो प्रधानमंत्री मोदी का है। और मुझे लगता है यूपी के जितने इलाके करीब के हैं, जो कटिहार या वो जो भी जुड़े हुए इलाके हैं, चाहे बक्सर की तरफ से अब जब हम घुसेंगे उस तरफ से, वहां योगी आदित्यनाथ का जो लॉ एंड ऑर्डर का ट्रीटमेंट है वो भी उनको ऐड कर सकता है। तो इसीलिए मुद्दों पर लड़ाई नहीं है, बात जाति पे आएगी। और जाति में मुझे लगता है सबसे बड़ा हम लोग जो एक्सपेरिमेंट देखेंगे कि जो नीतीश कुमार का सबसे ताकतवर वोट बैंक रहा है वो है महिला वोटर, जो अक्रॉस जाति के बैरियर को तोड़ता है, जो धर्म के बैरियर को तोड़ता है। क्योंकि जो लड़ाई है, जिस तरह से 9% वोट ज्यादा दे रही हैं महिलाएं, और इस मामले में बिहार सबसे आगे। मैं ये कहूंगा कि बिहार की इस बात के लिए मैं बड़ा सैल्यूट करता हूं उस स्टेट को कि वहां 9%, 6 से 9% महिलाएं ज्यादा वोट कंटिन्यू कर रही हैं। और स्टेट्स में भी हुआ है सर कि वहां एक चुनाव में ज्यादा हो गया, दूसरे में कम हो गया, लेकिन इतना अंतर नहीं। तो बिहार में अब ये देखा जाएगा, जो 10-10 हजार रुपए खाते में चले गए और जो लगातार जा रहे हैं, वो मुझे लगता है कि इसका गेम चेंजर हो सकते हैं। और 14 लाख वोटर नए हैं जो पहली बार वोट करेंगे। आपको लगता है ये 14 लाख वोटर जो नए हैं, ये भी कुछ योगदान देंगे परिणाम में इस बार? मैं इसको कहूंगा कि इनकी आंखों में सपने हैं। देखिए, और सपने वो जानते हैं कि पूरा करने के लिए जो नए वोटर हैं, मेरा हमेशा एक उम्मीद रहती है कि जो नए वोटर हैं शायद वो जातियों की परिधि तोड़ेंगे।
मुझे लगता है कि वो शायद मुद्दों की तरफ जाएंगे और युवाओं ने ये बात दिखाई है। मैं अभी बिहार के लिए अभी नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं अभी रिजल्ट कहूं, क्योंकि बिहार में तो एकमात्र उदाहरण मैं देता हूं तो 1972 का ही देता हूं कि वहां भी वो जातीय गोलबंदी नहीं टूट पाई थी। अभी भी आप चले जाइए, इतना अच्छा छोटा सा वो, मैंने उस दिन भी शायद हम लोग जब बैठे थे बताया था कि वो वीडियो में उस महिला से कहता है कि काकी किसको वोट दोगी, विकास को या जात के नाम पे या विकास के नाम पे, तो मुड़ के पूछती है महिला, ई विकास कौन जात भैया, सब लोगों से पूछती है। तो जहां जहां इतना ज्यादा धसा हुआ हो वहां ये 14 लाख एक उम्मीद की वोट है और इन वोटों के लिए मुझे लगता है कि सबसे जो ताकत की लड़ाई लड़ने की कोशिश है, सुराज की पेड वॉलंटियर्स लगे हुए हैं, उनको लगता है कि ये लोग उनके वोटर हैं, जबकि मेरा ये मानना है कि इन लोगों के पास या तो जातीयता जो एक, चूंकि आप नहीं हटते हैं जब आप गांव में होते हैं, कोई भी आदमी हो जो हिंदुस्तान के इन गांव के महासमर में रहता है और जो जिंदगी लड़ता है वो जानता है कि गांव में जाति का अर्थ क्या होता है, और खासतौर से जिन्होंने माइग्रेशन नहीं हुआ जिन गांव से, वहां ये प्रॉब्लम परसिस्ट करती है। बिहार उन्हीं में से है, ये दुर्भाग्य है, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूं ये नया वोटर जो है इसके पास सपने हैं और ये जानता है कि जब कोई पीएम ये कहता है कि इतना रोजगार यहां आएगा, और वो देखिए एक देश जो है नेशन से भी, उससे भी लड़ते हैं और परसेप्शन से भी बनते हैं। आज देश में युवाओं के अंदर अगर आप खुशी देखेंगे, क्योंकि अमेरिका ने एक के बाद आज एक नया उन्होंने कल लाया है कि 5% से ज्यादा एक के स्टूडेंट नहीं होंगे एक कंट्री के, नो यूनिवर्सिटीज को लेटर लिखा, कितने, क्योंकि इंडियन वहां 35% होते हैं अमूमन। तो वो जो है उस पर वो टकराट देख रहे, एक प्रधानमंत्री टकरा रहा है, तो मुझे लगता है बिहार की युवा जनता इस बात पे नहीं आएगी कि साहब मैं 9th क्लास या उस पर देखूं, लेकिन वो ये जरूर देखेगी कि जो काम बिहार में उनको दिख रहा, उनको ही गुस्सा होगा, गुस्सा भी उन्हीं के पास होगा, लेकिन मुझे लगता है वो पढ़ते भी वही होंगे, तो वो ये बताएंगे। और मुझे लगता है कि बीजेपी यकीनन उस पर कोशिश करेगी कि वो वोटर्स, क्योंकि पिछली बार तो मैंने बताया 12,000 का अंतर है, सिर्फ 12,000 वोट दोनों पार्टियों में अंतर था, और एक पार्टी 125 उस पर आ गई, एक गठबंधन, और दूसरा 110 पे रह गया, तो 12,000 14 लाख तो बहुत होते हैं सर। तो इसीलिए ये इनको देखना होगा, और यही वो जेन जी कहलाएगी, जो हमारे यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से मैं जेन जी कहूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो सकता जो नेपाल या जिसकी धमकी विपक्ष के साथ देने की कोशिश है वो यहाँ नहीं होता, इस देश में नहीं होता है। तो ये देश तो पॉजिटिवली जेन जी है, और ये मुझे लगता है कि देखते हैं किसको देती है। अभी तो बहुत जल्दी है, लेकिन फील्ड में उतरने के बाद शायद मैं कह पाऊंगा कि उनके पास क्या मुद्दा है। जी, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने की हैं धीरेन्द्र जी। ओह, अनुपम जी, ये एटम बम जेब में लेकर के घूमते हैं अपने राहुल गांधी, और हाइड्रोजन बम की भी धमकी दे रखी है। आपको लगता है कि ये जो एसआईआर का विरोध और ये जो वोट चोरी का शिगुफा और एक तरीके से घुसपैठियों को बचाने के लिए जो उन्होंने कवर फायर दिए 15-16 दिन तक, जो ज्ञान परोसा बिहार की जनता को, वो सर्व तो होना नहीं था, डिलीवर तो होना नहीं था, वो लोगों के पल्ले पड़ा भी नहीं। बहुत सारे इंटरव्यू लोगों के आए हैं जिसमें जब जमीन पर जाकर के लोगों से बात की जा रही है, वो कह रहे हैं कि एसआईआर से हमारा कोई आहित नहीं है, हमारा नाम वहां है, पहले भी था, पहले भी वोट डाला है, इस बार भी डालेंगे। और वोट चोरी पर भी कोई राजी ही नहीं था कि ये कोई मुद्दा है। तो क्या राहुल गांधी ने ये जो एटम बम लेकर के घूमते हैं जेब में, इससे पूरे चुनाव अभियान को उड़ा दिया एक तरीके से? तेजस्वी यादव की समझ में बाद में आया कि भाई ये तो बहुत बड़ा नुकसान करके चला गया। जो मुद्दे नहीं हैं उनको लेकर के घूमते रहे 15-16 दिन, उसके बाद इनको अलग से एक यात्रा निकालनी पड़ी और लोकल मुद्दों को पब्लिक के सामने रखना पड़ा। अब हम लोग ये मान रहे थे कि जैसे 3 महीना, साढ़े 3 महीना पहले जैसे अस्पताल में घुस करके वो गैंगवार हुई थी। गैंगवार भी क्या हुई थी, कुछ गुंडे बदमाश आए और एक जो भर्ती था गैंगस्टर, उसको मार करके चले गए। एक गांधी मैदान के पास एक व्यवसायी को रात को ठोक करके चले गए। बिहार में अलग अलग जगहों पर इस तरह की घटनाएं अचानक बढ़ी थी वो। तो ये माना जा रहा था कि लालू राज का जंगल राज और नीतीश बाबू का जंगल राज, इन दोनों की तुलना करके
नीतीश बाबू की सरकार को घेरने की कोशिश होगी। लेकिन राहुल गांधी ने तो पलीसा लगा दिया, ड्रिल्ड कर दिया एक तरीके से। जी देखिए, अब राहुल गांधी को समझाए कौन जाकर, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे कि बिहार के असली मुद्दे जो हैं वो क्या है। तो बहुत हद तक प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी वो मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन वो अलग बात है ना कि वो जिसका वो जल गया हो तो छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, दूध से जिसका मुंह जल गया हो तो वही बात हो रही है। तो प्रशांत किशोर पे लोगों को अभी उतना विश्वास है नहीं। मुझे लगता है कि 5 साल और अगर वो मेहनत करते हैं तो उसके बाद यकीन लोगों को हो सकता है। देखिए, बिहार के अगर असली मुद्दों को समझना हो तो थोड़ा सा 2 साल पीछे जाएं, और पटना में एक जगह है सिकंदरपुर करके, और सिकंदरपुर में नीतीश कुमार एक फैक्ट्री का उद्घाटन करते हैं, और वो फैक्ट्री होती है ब्रिटानिया की, और लगभग कह लें कि 70,000 टन बिस्किट पर ईयर उसकी उत्पादन क्षमता होती है, और वो 250 एकड़ में पूरा बनता है, और मतलब करोड़ों सैकड़ों करोड़ रुपए लगा के उसको बनाया जाता है। अब द प्रिंट तो वामपंथी पोर्टल है ना शेखर गुप्ता का। अब द प्रिंट में 2-3 दिन पहले एक रिपोर्ट आती है कि कुछ महिलाएं जो हैं वो निकल के आ रही हैं उस फैक्ट्री से बाहर। तो महिलाओं का काम क्या है, वो 15 दिन वहां पे सिर्फ काम करती है और उनको मिलते हैं 6,000 रुपए। कहीं भी 15 दिन अगर वहां फैक्ट्री में वो काम नहीं कर रही होती तो वो कहीं पे गेहूं की बुआई या धान की रोपाई, ऐसा कुछ रोपनी जिसको हम लोग कहते हैं, ऐसा कुछ वो कर रही होती, तो उसमें भी 15 दिन में उनको 6,000 रुपए नहीं मिलते। दूसरी चीज, अगर वो खेतों में किसी और के खेतों में काम कर रही होती तो वो कड़ी धूप में काम कर रही होती, नहीं तो पानी में, यहाँ तक मतलब वो कहते हैं ना ठेहुन भर पानी में जाके, तो उस हिसाब से वो काम कर रही होती। और वहां वो काम करती है एसी में, भले उनका काम पोछा लगाने का ही है, साफ सफाई का ही है फर्श का, लेकिन वो वहां पर काम कर रही है एसी में, और उनको 15 दिन काम करके 6,000 रुपए मिल जा रहे हैं। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज, शराबबंदी के कारण उन महिलाओं को फायदा हुआ, उनको अपने पति के सामने बार बार हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। बच्चों के लिए कुछ खरीदना हो, पर्व त्योहारों का बिहार में बहुत विशेष महत्व है। बचपन से हम लोग ही दुर्गा पूजा का मेला कब आएगा, या फिर जो भी मिथिला में एक इंद्र मेला लगता है तो वहां रहते थे, तो वो कब आएगा, उसके लिए हम लोग बेचैन रहते थे मेले में जाने के लिए। तो बच्चों में विशेष उस प्रकार की भावना रहती है, और महिलाएं इस चीज को और अच्छे से समझती है। उनके सामने बच्चों को बहुत अधिक जिद नहीं करना होता, उनके हाथ में पैसे होते हैं तो वो पूरा कर देती हैं वो सारी चीजें। तो वो महिलाएं जब निकल के आती हैं और फिर बताती हैं अपनी कहानी की अब हम आत्मनिर्भर, ये आत्मनिर्भरता की ही सिर्फ बात नहीं है, ये स्वाभिमान की भी बात है, जो एक तरीके से बिहार में पिछले 20 वर्षों में महिलाओं के भीतर जगा है। तो ये बिहार के असली मुद्दे हैं, ये बिहार के असली वोटर हैं, ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो बिहार के विधानसभा चुनाव को प्रभावित करते हैं। अब जहां तक बात है वोटर अधिकार यात्रा जो राहुल गांधी ने निकाल कर राजद का भी चुनाव प्रचार अभियान गुड़ गोबर कर दिया, उसमें बात यह है आज भी चुनाव आयोग ने बताया है कि इनके 90,000 जो बीएलओ हैं वो लगे हुए हैं। और वो बीएलओ कौन है, वो बीएलओ कोई एलियन तो मंगल ग्रह से उतरे नहीं है, वो बीएलओ हमारे बीच के मास्टर साहब हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं, हमारे समाज के बीच के ही लोग हैं। हो सकता है उसमें से हमारे परिवार का भी व्यक्ति हो कुछ ना कुछ। तो कहने का अर्थ ये है कि वो जो बीएलओ हैं उनको अगर कोई बदनाम करे तो फिर हम मुझे बुरा लगेगा या नहीं लगेगा कि मेरे परिवार के समाज के लोगों को ही बदनाम किया जा रहा है। तो राहुल गांधी ये भूल गए। दूसरा, जो बीएलए होते हैं उनकी भी अच्छी खासी जनसंख्या होती है, वो भी समाज के ही लोग होते हैं, और बीएलए को भी इस बार ट्रेनिंग दी गई है, और इस बार तो वेबकास्टिंग हो रही है, 100% वेबकास्टिंग हो रही है। चुनाव जितने भी बूथ हैं उन सब पे 70,000 से अधिक शायद बूथ है मेरे हिसाब से, उन सब पे वेबकास्टिंग की जा रही है। उसके अलावा 100 मीटर की दूरी पर जो प्रत्याशी हैं उनके बीएलए मौजूद रहते हैं। ये सारी चीजें हैं, सारे फैक्टर्स हैं। तो फिर आप चुनाव आयोग को कटघरे में कैसे खड़ा करेंगे जब बीएलओ और बीएलए जो हैं आपके अपने ही समाज के लोग हैं और आप उनको बदनाम कर रहे हैं। दूसरी चीज, सिर्फ विधानसभा और लोकसभा चुनाव थोड़े होता है बिहार में, पंचायत चुनाव भी तो होता है, वार्ड का चुनाव भी तो होता है। तो पंचायत बिल्कुल। और
के चुनाव में जो प्रत्याशी होते हैं वो कौन लोग होते हैं, वो पड़ोसी ही तो होते हैं। तो वो ये सुनिश्चित करते हैं ना कि जो भी यहाँ के वोटर हैं वो वोट देने जाएं, और उनको बखूबी पता होता है कौन है घुसपैठिया है, वोटर नहीं है, और कौन है जो वोटर है। और वो इंश्योर कराता है उस समय शहरों में भी, वार्ड के चुनाव में मैंने देखा है वो घर घर जाके, जो 3 फ्लोर का घर है, 2 फ्लोर का घर है, तो वहां भी घर घर जाके, बिहार के छोटे शहरों में भी आजकल 3-4 फ्लोर के वो हर फ्लैट में जाके और बोलता है कि हाँ आपको आपका नाम है या नहीं वोटर सूची में, कोई मदद चाहिए तो बताइए। या फिर वो ये भी करता है, यहाँ तक कि ले जाने बिहार में पंचायत चुनाव में ऐसा भी होता है, बूथ तक जाने और ले आने के लिए भी प्रत्याशी गाड़ी मुहैया कराते हैं। और ये नहीं पूछते हैं गाड़ी में बैठे, गाड़ी में ऑटो भी हो सकता है, ई रिक्शा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये नहीं पूछते हैं गाड़ी में बैठे लोगों से कि आप किनको मुझे वोट देंगे या नहीं देंगे, वो चलती रहती है, वो ले जाते हैं उनको, उनका बस अनुमान होता है कि ये हमें वोट देंगे। तो जहां चुनाव इस स्तर तक लोगों के बेडरूम के भीतर तक घुसा हुआ है, चुनाव और वोटर लिस्ट सब कुछ, वहां आप एज्यूम कर रहे हैं कि सिर्फ विधानसभा और लोकसभा चुनाव ही एक चुनाव है भारत में, दूसरा कोई चुनाव ही नहीं होता है, और यहीं पे आप गच्चा खा जाते हैं और पूरे चुनाव प्रचार अभियान को बर्बाद करके एक तरीके से रख देते हैं। और आप देखिए ना, राहुल गांधी को आखिर झुकना पड़ा कि नहीं झुकना पड़ा। कहाँ पिछली बार 70 सीटों पर लड़के इन्होंने, पिछली बार तेजस्वी यादव की अगर थोड़ी बहुत संभावना थी भी कि वो सरकार बना लेंगे, राजद सरकार बना लेगी, इन्होंने 70 सीटों पर लड़के और ऐसा स्ट्राइक रेट रखा, 20 सीटें भी नहीं जीत पाए और पूरा गुड़ गोबर कर दिया। राजद के सारे नेताओं ने ठीकरा फोड़ा कि इन्हीं लोगों ने सब कुछ गड़बड़ किया है, और इस बार इनके परकतर दिए गए, इनके 10 से 15 सीट काटे जा रहे हैं, वीआईपी को ज्यादा सीटें दी जा रही है। यहाँ तक कि लेफ्ट पार्टियों का स्ट्राइक रेट पिछली बार बेहतर रहा था, उनको ज्यादा सीटें दी जा रही है। और जहां तक एनडीए गठबंधन की बात है तो वहां पर भी लगभग सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया। और अभी कितना दिन है, मतलब एक तरीके से अगले 10 दिनों के भीतर नामांकन आपको करना होगा, तो आपकी मजबूरी है कि आप प्रत्याशियों के नाम जो है वो घोषित करेंगे ही करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी जो कल तक सारे नेता कह रहे थे कि हम मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अभी श्योर नहीं है, हमारे नेता घोषित करेंगे, सदाकत आश्रम में इन्होंने बिहार के मतलब आजादी के बाद से अब तक पूछा तक नहीं, और अचानक से सदाकत आश्रम में बिहार में कांग्रेस मुख्यालय में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो जाती है। ये सब कुछ प्रतीकात्मक था, इसका जमीन पर कहीं कोई असर नहीं था। और इतना करने के बावजूद भी अब आप, मुझे अभी रिपोर्ट मिली है कि सहमति लगभग बन गई है, और तेजस्वी यादव, ये लालू यादव ने इसमें हस्तक्षेप करके ये कराया है कि पूरे महागठबंधन के नेता बैठेंगे और वो सब अनाउंस करेंगे कि तेजस्वी यादव ही हमारा चेहरा होंगे, क्योंकि वामपंथियों को कोई आपत्ति नहीं है, मुकेश सहनी को कोई आपत्ति नहीं है, और आप कांग्रेस, आप राष्ट्रीय पार्टी हैं, बाहर से आके आप आपत्ति जताएंगे, और एक तरफ आप पे ये भी बोझ है कि आपको मोदी के विरोध में जो गठबंधन बन रहा है उसको आपको नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो वो छवि की भी तो उनको चिंता है कि कांग्रेस के कारण गठबंधन टूटने का संदेश ना जाए, तो ये भी ये रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो मजबूरी है, आपको तेजस्वी के नाम की घोषणा करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि इस बार राहुल गांधी, अब उनका, वो कंबोडिया क्यों भागे, शायद उनको पता चल गया होगा, लोगों ने रिपोर्ट दे दिया होगा कि हाँ भाई अब यहाँ, अब तुम्हारा कोई काम ही नहीं है, अब यहाँ से जो भी है चुनाव प्रचार अभियान, जो भी वोटर आएगा वो तेजस्वी यादव के नाम पे ही आएगा, राहुल गांधी के नाम पे बिहार में कोई वोटर नहीं आएगा। तो अब देखते हैं अब आगे क्या होता है। वो तो कैंडिडेट, मतलब बिहार में अभी भी आधी चीजें उसी पर निर्भर करेंगे कि अपना कैंडिडेट कौन है हमारा, बाकी जातिगत समीकरण उम्मीदवारों के चयन में कौन कैसे साधता है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। जो सांसदी में चुनाव हारे हुए लोग हैं, भाजपा के भी लोग जो सांसदी हारे हैं, बक्सर में मिथिलेश तिवारी हो गए, पटना में रामकृपाल यादव हो गई, ये सारे लोग भी विधायकी में हाथ आजमाएंगे। राजद के भी जो लोग हैं, अली अशरफ फातमी हो गए, उसके अलावा और भी लोग हैं जो सांसदी हारे हैं, वो सब भी हाथ आजमाएंगे। तो अब सब कुछ कैंडिडेट्स के चयन पर आकर टिक गया है, और भाजपा भी इस मामले में मेहनत कर रही है। हर 125 सीटों पर इन्होंने मंथन किया है, और सब पे 3-3 जो सर्वश्रेष्ठ इनके कैंडिडेट्स हो सकते हैं उन सबके नाम पर विचार किया गया है, और उन तीनों में से फिर एक फाइनल करना है। तो अभी पिछली बैठक में इनका कोई नतीजा नहीं निकला, तो अगली जो बैठक होगी शायद बुधवार को, तो उसमें हो सकता है कि कुछ इनका नतीजा निकले। जी, बहुत सही बात आपने कही है। सबसे ज्यादा सीटें खराब की थी कांग्रेस ने,
मेरे सामने कुछ आंकड़े हैं। आरजेडी 144 सीटों पर लड़ी थी, 75 पर जीत दर्ज की थी, उसका स्ट्राइक रेट 52%। कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी थी, 19 सीटें जीत पाई थी, स्ट्राइक रेट था 27%। लेफ्ट पार्टियां 29 सीटें लड़ी, 16 सीटें जीत गई, स्ट्राइक रेट था 55%। और महागठबंधन टोटल 243 सीटों पर लड़ा, 110 सीटें आई और कुल मिलाकर के स्ट्राइक रेट 45%। तो धीरेन जी, सबसे कमजोर कड़ी इस बार भी कांग्रेस ही रहने वाली है। देखिए, बिहार में कांग्रेस सदाकत आश्रम में अपनी पार्टी का मुझे लगता है दान करने गई थी, पिंडदान या कुछ करना चाहिए, यादों में गई होगी, क्या करने गई थी मुझे समझ में नहीं आया कि इतने सालों बाद उसके पास ना कार्यकर्ता है, उसके पास ना वोटर है, ना उसके पास कोई विजन है। सबसे मतलब बड़ी बात सीडब्ल्यूसी की बैठक करने के बाद भी आपको उम्मीद नहीं है कि कुछ अच्छा कर पाएगी? मुझे लगता है उन्होंने अच्छा देखा होगा वहां की बिहार में क्या क्या होता है, सीडब्ल्यूसी के तमाम मेंबरों ने, और वो मतलब सीडब्ल्यूसी की बैठक करने से अच्छे परिणाम आ सकते हैं, ये भी तो किसी ने सिखाया होगा राहुल गांधी को। नहीं, उनको कम से कम उन्होंने बहुत सारी चीजें, राहुल गांधी के साथ दिक्कत ये है कि राहुल गांधी ने पिछले कुछ समय से ये मान लिया कि लेफ्ट ही कांग्रेस है, कांग्रेस लेफ्ट है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ। कांग्रेस अब ये तमाम उनके जो सलाहकार हैं वो उनको ये समझा रहे हैं कि सेंटर जैसी कोई चीज होती नहीं है, क्योंकि लेफ्ट रहना है, इसलिए वो सेंटर में आने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, वो लोगों को तैयारी करा रहे हैं। सदाकत आश्रम का चुनाव मेरे विचार से मतलब एक, देखिए बहुत सारे लोग, हम लोग ये कहते हैं नेशनल वैल्यू होती है हर चीज की, एक आदमी ये सोचता है कि हाँ उस चीज के बारे में, लेकिन वो लोग करेंगे जो उसके बारे में जानते हो। कांग्रेस को आप टॉर्च लेके वहां ढूंढने की कोशिश करोगे, अगर ये लगता है कि 19 सीटें भी वो उनकी सीटें थी, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा कोई भी ज्यादा भ्रम पाल के कांग्रेस तैयार नहीं हो सकती है। आप राजनीति में बड़े क्लेम करने होते हैं, बड़े बड़े दावे करने होते हैं, ताकि आप अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल रख सकें, लेकिन आप दावे कर रहे हैं, आपके पास कार्यकर्ता नहीं है। वहां कांग्रेस की दिक्कत यह है कि कांग्रेस के पास कोई वहां लीडर नहीं है। जिस लीडर को वो लेके गए केंद्र के, वो वहां से राहुल गांधी, अगर मैं इसको गंभीर पॉलिटिकल डिबेट भी कहता हूं उनकी, कि उन्होंने ये शुरुआत की, तो वो केंद्र के लिए शुरुआत कर रहे हैं। उनका बिहार की राजनीति से एक लेना देना नहीं था, उनके एक भी बयान का। उनका तमाम बयान उनको ये कह सकते हैं कि साहब ठीक है, इस बार उनको 99 में आगे वो कोशिश कर रहे होंगे 3 अंकों में जाएं, उस तरह की कोशिश करें, लेकिन उन्होंने उसको भी प्रयास को फेल कर दिया। बेहतर होता कि वो तेजस्वी को आगे रखते, क्योंकि वो जो तमाम भीड़ आपको दिखाई दे रही है वो तेजस्वी की भीड़ है, और राहुल गांधी ये समझ नहीं रहे हैं कि लोकसभा में वो तमाम लोग ये कोशिश करते हैं, तमाम पार्टियां ये कोशिश करती हैं जो विपक्ष, मतलब खास तौर से, कि वो मुस्लिम वोटों को एक मुश्त तरीके से ले सके। और पिछले कुछ समय से मुस्लिम ये जानते हैं कि भाई रीजनल पार्टी की एक सीमा है, लिहाजा कहीं कहीं उन्होंने कांग्रेस को उसका विकल्प, ये मुस्लिम वोटर की बात कर रहा हूं, वो जीत की गारंटी नहीं है, क्योंकि आपको उनके साथ कुछ लगा के देना होगा। वो एक ऐसा साझा उद्यम होता है, अगर हम लोग चुनाव की बात करें, जहां मल्टीपल आइडियाज होते हैं, मल्टीपल कास्ट आती है, मल्टीपल लोग होते हैं और धर्म भी होते हैं, तो सब मिलके जीत की भूमिका वो लिखते हैं। लेकिन यहाँ कांग्रेस की दिक्कत ये हो गई है कि कांग्रेस बिहार में सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी के रहमो करम पे है, जैसे कि उसके पास सिर्फ नेता, बल्कि मैं ये कहूंगा कि बिहार की हालत यूपी से भी खराब है। भले यूपी में सीट उनके पास और भी कम हो, लेकिन वहां उनकी हालत इसलिए खराब है क्योंकि कम से कम यूपी में उनके पास नेता अभी भी बचा हुए, जो नाम के लिए हैं, जो पुराने हैं, जो चुनाव लड़ लिए। यहाँ तो वो नेता ही उड़ गए उनके, जो कभी उनकी तरफ से चुनाव कभी जीते होंगे 89 90s के बाद, तो उनको खैर सत्ता से कोई लेना देना नहीं रहा, मुख्यमंत्री पद के लिए उनका कोई, और उनका जो जातीय बेस है, उनके पास कोई, बिहार में आप ये सोचिए, उनके पास कोई जातीय लीडर नहीं है जिसके साथ वो पूरा, कभी वो किसी को अध्यक्ष बनाते हैं, कभी किसी को,
तो जैसे जैसे अभी तक 2014 के बाद से राहुल गांधी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बिहार भी उसी का एक हिस्सा था। सदाकत आश्रम भी जाना उसी का एक्सपेरिमेंट है। उसका चुनाव की जीत हार से कोई लेना देना नहीं। बल्कि मैं ये कहूंगा, क्या आप ये कल तेज प्रताप यादव का ये बयान इतना इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि साहब वो वहां चुनाव यहां हो रहा है और वो वहां घूम रहे हैं। तो जो आदमी जहां आपका इलेक्शन लड़ा जा रहा है, जहां आपका पेपर एग्जाम सेट हो रहा है, जहां एग्जाम होना है, तैयारी होनी है, आप उसमें किताबें वहीं रख के चले गए और आप कह रहे हो कि मैं तैयारी करूंगा या मेरे नंबर अच्छे आ जाएंगे। तो ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी के उसमें ऐसा चुंबकीय आकर्षण है उनमें कि लोग जो है मतदाता बहुत पर उनको बिना देखे भी एक बार उन्होंने हाथ हिला दिया तो वोट कर देंगे, क्योंकि ये तो चुनाव साबित कर चुके। ऐसा नहीं है कि नहीं होता, होता है। लेकिन राहुल गांधी वहां ये समझ नहीं पाए कि उनको नीतीश कुमार से लड़ना है या उनको नरेंद्र मोदी से लड़ना है, और आखिर में वो खुद से ही लड़ने लगे, मुझे ये लगता है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं अनुपम जी। भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 110 सीटों पर लड़ी, 74 जीती, 67% स्ट्राइक रेट। जेडीयू 115 सीटों पर लड़ी, यानी भारतीय जनता पार्टी से 5 सीटें अधिक पर लड़ी, 43 सीटें जीती, स्ट्राइक रेट 37। बीजेपी का 67 स्ट्राइक रेट, जेडीयू का 37। और वीआईपी 11 सीटों पर लड़ी, 4 जीती, 36% स्ट्राइक रेट। हम पार्टी 7 सीटों पर लड़ी, 4 जीती, 57% इनका। और कुल मिलाकर के 243 सीटों पर कुल मिलाकर के ये 125 सीटें जीते, 51% का इनका स्ट्राइक रेट रहा। यहां इस गठबंधन में 2020 में नीतीश बाबू कमजोर कड़ी साबित हुए थे। इस बार क्या स्थिति आप मान करके चल रहे हैं? ये सवाल अनुपम से है। हाँ, अनुपम जी से। अनुपम तक आवाज नहीं जा रही, शायद अनुपम। हाँ, मुझे लगता है माइक उनके कान से निकले हुए। जी जी, आप ही आ जाइए, आप ही आ जाइए। हाँ, वो आ गया, अनुपम आ गया। सॉरी, मैं एक कॉल आ गया था इसीलिए। जी जी, आप एक बार फिर से दोहरा देंगे बस शॉर्ट में, तो मैं समझ लूँ। मैंने सिर्फ ये बताया कि जैसे आरजेडी का मैंने बताया था, आरजेडी और कांग्रेस का परफॉर्मेंस क्या था, ऐसे ही अगर हम 2020 का बीजेपी का, जेडीयू का, इनका परफॉर्मेंस देखें तो बीजेपी 110 सीटों पर लड़ी, 74 जीती, 67% स्ट्राइक रेट था। जेडीयू 115 पर लड़ी, यानी बीजेपी से 5 सीटें ज्यादा लड़ी, लेकिन जीती 43 और स्ट्राइक रेट था जी जी 37, यानी जी। 30% कम स्ट्राइक रेट था। क्या इस बार भी नीतीश कमजोर कड़ी साबित होंगे या कुछ बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद है? नहीं। जी, जी, बिल्कुल नीतीश कुमार इस बार एकदम कमज़ोर कड़ी नहीं साबित होंगे। मेरा तो ये तक कहना है कि नीतीश कुमार स्ट्रेचर पर हो, कुछ बोल नहीं रहे हों, तब भी उनको रैलियों में घुमा दिया जाए पूरे बिहार में, तब भी उनके नाम पर वोट पड़ेंगे। पिछली बार कुछ और कारण था, स्ट्राइक रेट के पीछे लोजपा का जो पिछली बार प्रदर्शन था, वो छिप गया। कई अधिकतर सीटों पर जो वोट का अंतर था, वो चिराग पासवान की पार्टी को जितने वोट मिले थे, उससे एक तरीके से कम ही था। तो लोजपा ने नुकसान पहुंचाया था पूरा का पूरा पिछली बार भाजपा को, और इस बार एलजेपी रामविलास जो है वो इनके साथ है। और आप देखिए एलजेपी का कद बढ़ा है, चिराग पासवान का भी कद बढ़ा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो पशुपति कुमार पारस जो चाचा हैं, बिहार में चाचा भतीजा वाली राजनीति खूब होती है, हालांकि होती तो यूपी में भी है। जो पशुपति कुमार पारस कभी चिराग पासवान के फोन कॉल का जवाब नहीं देते थे, जो चिराग पासवान घंटों उनके घर के बाहर रहे और उन्होंने दरवाजा नहीं खोला, मान मनोबल के लिए भी उनको मौका नहीं दिया। और केंद्रीय मंत्री बनने से पहले हमने उनकी तस्वीर भी देखी थी, नया कुर्ता सिलाने के लिए पहुंचे थे। प्रधानमंत्री का जो नामांकन हो रहा था बनारस में, उसमें भी उनके इर्द गिर्द जिन नेताओं को आप देखेंगे, गठबंधन के सहयोगी वरिष्ठ नेताओं को,
पिछले वाले लोकसभा चुनाव में, तो उसमें आपको पशुपति कुमार पारस भी दिखाई देंगे। मतलब यहाँ तक वो पहुंच गए थे कि प्रधानमंत्री के बगल में सीधा घूम रहे थे। लेकिन चिराग पासवान ने अपनी महत्ता जो है वो साबित की है, और यही कारण है कि आज वही पशुपति कुमार पारस कह रहे हैं कि चिराग को मुख्यमंत्री बनना चाहिए बिहार का। इसके पीछे ये भी कारण है कि चिराग का कद बढ़ा है, दूसरा ये भी कारण है कि पशुपति कुमार पारस को अपने बेटे के लिए भी सीट चाहिए, जहां से वो लड़ते रहे, विधायक बनते रहे, वहीं से वो अपने बेटे को उतारना चाहते हैं। और उनको पता है बिना चिराग के समर्थन के, बिना लोजपा के टिकट के ये संभव नहीं है, क्योंकि उनको महागठबंधन ने भाव दिया नहीं। भाजपा से वो चिराग की एंट्री के बाद एनडीए से निकाल ही बाहर किए गए, तो तमाम तरह की चीजें हैं। तो इस बार वो एलजेपी वाला फैक्टर जो है वो भी ये सुनिश्चित करेगा कि नीतीश कुमार के लिए जदयू हर सीट पर वोट ट्रांसफर हो, और भाजपा का भी वोट जो है वो ट्रांसफर हो, क्योंकि नीतीश कुमार का अपना वोट बैंक कहीं नहीं गया है। आज सुप्रीम कोर्ट में आप बात करते हैं ना आरक्षण, उपवर्गीकरण, अभी दक्षिण भारत में या हरियाणा में उपवर्गीकरण कुछ कुछ हुआ भी है। नीतीश कुमार ने तो आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले उपवर्गीकरण करके रख दिया है। मैंने कहा ना, वो जाति की जगह वर्ग की राजनीति को उन्होंने प्राथमिकता दी, महिला वर्ग, महादलित वर्ग। तो वो जो उनका सोशल इंजीनियरिंग है, या कह लें वो इंजीनियर तो वो वैसे भी है, तो उसके कारण नीतीश कुमार का एक ऑरा है, और उनका एक वोटर बेस है जो कहीं भी नहीं जाता है। दूसरा, पिछले चुनाव में एक और समस्या आई थी जो 2024 के लोकसभा चुनाव में भी आई थी, वो थी कुशवाहा बनाम राजपूत की लड़ाई के कारण जो कुशवाहा वोटर इनसे छिटक कर चला गया था, और राजद ने फिर अभय सिंह कुशवाहा को संसदीय दल का नेता बनाकर, और जो औरंगाबाद से जीते थे, कि औरंगाबाद जिसको बिहार का चित्तौड़ कहा जाता है, वहां से जीते थे अभय सिंह कुशवाहा, उनको संसदीय दल का नेता बनाकर कहा कि हमने लव कुश को तोड़ दिया है और कुशवाहा वोटर जो है अब हमारे पाले हैं। तो अब देखिए नीतीश कुमार कितना बड़ा राजनीतिक खिलाड़ी है, वो इस चीज को पहले से समझता था कि कुशवाहा वोटरों की अहमियत क्या है। तो उपेंद्र कुशवाहा, उनको पता था कि आते जाते रहते हैं, कभी आरएलएसपी बनाते हैं, कभी आरएलएम बनाते हैं, कभी विलय कर देते हैं पार्टी का, कभी कभी शामिल हो जाते हैं, तो उनका ये खेल चलता रहता है। तो उन्होंने उमेश कुशवाहा को 2021 में ही, वो भी जबकि विवादित चेहरा है, जदयू का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया था। मतलब जो चीजें बाकी पार्टियां या बाकी नेता बाद में सोचती है, वो नीतीश कुमार पहले सोच लेते हैं। और अभी भी वो आदमी राजनीति के सबसे घाघ खिलाड़ियों में से एक है। भले दिमाग विपक्षी कह रहे हैं काम नहीं कर रहा है, इतना परसेंट ही काम कर रहा है, इसके बावजूद भी। और भाजपा भी तो चाह रही है इसी कारण कि सम्राट चौधरी केंद्र में आए। प्रशांत किशोर ने जितने भी आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं, पहले दिन जब ये आरोप प्रत्यारोप लगा था उसी समय मैंने कह दिया था कि भाजपा सम्राट चौधरी को छूने की तो दूर की बात, उनसे स्पष्टीकरण तक नहीं मांगेगी, कारण बताओ नोटिस तक नहीं दिया जाएगा, उन पर कितने ही बड़े आरोप क्यों ना लग जाए। क्योंकि बीजेपी चाहती है कि विजय सिन्हा या मंगल पांडे जैसे नेता सेंटर में ना रहे, सम्राट चौधरी रहें। उन पे जितने आरोप प्रत्यारोप होंगे वो उतने केंद्र में आते चले जाएंगे चुनाव के, और उतना भाजपा को फायदा होगा, क्योंकि वो भी कुशवाहा जो कोयरी समुदाय है उसी से आते हैं। दूसरी चीज, अशोक चौधरी पर देखिए कितने आरोप लगे हैं। नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेताओं में से एक है, बिहार के एक खानदानी नेता है, उनके पिता भी बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, मंत्री भी हुआ करते थे। और अशोक चौधरी पर भी तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, प्रशांत किशोर लगा रहे हैं, लेकिन उनको लेकर भी नीतीश कुमार ने चुप्पी साधे रखी है। नीतीश कुमार अब तक कम से कम 7-8 मंत्रियों का इस्तीफा ले चुके होंगे केवल आरोप प्रत्यारोप के कारण, लेकिन अशोक चौधरी को अब तक नहीं टच किया गया है, क्योंकि वो भी दलित समुदाय से आते हैं। और दूसरा, मध्य प्रदेश में जो भी दलित वाला मुद्दा चला मोहन यादव को लेकर, भाजपा ने उस पर अब तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, वो भी चलने दिया जा रहा है। क्योंकि पिछले 2015 के चुनाव में हार का कारण एक ये भी बताया गया था कि सरसंघ चालक मोहन भागवत ने आरक्षण पर कुछ बयान दे दिया था, आरक्षण की समीक्षा को लेकर, उस कारण कुछ सीटें घट गई थी, ऐसा बताया गया था कि भाजपा की हार का एक कारण वो भी रहा। और अभी राजनीति भी अम्बेडकरवादी चल रही है, बहुजन वाली चल रही है, 85 बनाम 15 वाली चल रही है, जातीय जनगणना वाली चल रही है। तो उसमें भी अगर आप देखेंगे तो भाजपा को मध्य प्रदेश वाला मुद्दा जितना चले उसमें फायदा है, कि आरक्षण वाला, कि भाजपा आरक्षण विरोधी ही बताते हैं ना ये लोग। राजद के प्रवक्ता जो भी, राजद ने अपने वो छोड़ रखे हैं प्रवक्ता, ये प्रियंका भारती है या कंचन यादव है या सारिका पासवान है, ये सारी की सारी जाकर आरक्षण, मनुवाद, यही सारी चीजें बोलती है। तो अब आओ खेलो आरक्षण पर, मध्य प्रदेश वाला मुद्दा चल रहा है
और जो जनरल कास्ट के लोग हैं वही भाजपा को गाली दे रहे हैं, लेकिन अंततः वोट तो वो भाजपा को ही देंगे। और करेगी भाजपा वही जो एक तरीके से बाद में जो रणनीति के हिसाब से उनके फिट बैठेगा। लेकिन ये मामला जानबूझकर चलने दिया जा रहा है कि आओ भाई, अब आरक्षण वाला जो मुद्दा है, आरक्षण विरोधी होने का, वो हमने खत्म कर दिया। तो सेंटर में जितना सम्राट चौधरी रहेंगे, जितना अशोक चौधरी रहेंगे, उतना भाजपा को फायदा है। मंगल पांडे आ गए, विजय सिन्हा आ गए, तो फिर भाजपा को एक तरीके से समझिए नुकसान है। जी बिल्कुल सही है। धीरेन्द्र जी, आखिर में आपकी एक टिप्पणी, बिहार क्या संदेश देने जा रहा है और जो भी नतीजा आएगा उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है आने वाले राज्यों के चुनाव पर? देखिए, बिहार पे एक तो बड़ा इंटरेस्टिंग ये होगा क्योंकि चुनाव आयोग जिस तरह से चुनाव आयोग को आप निशाने पे ले रहे हो तमाम संस्थाओं को दिखाने के, तो ये बता देगा कि आपका मुद्दा कोई इस तरह का क्यों, क्योंकि जिसने भी चुनाव लड़ा है राहुल गांधी के उन आरोपों को बच्चों की तरह मानता है, जिसने भी चुनाव लड़ा है, क्योंकि सबने सब जगह पोलिंग एजेंट होते हैं, सब फॉर्म 17 लेते हैं, सब लोग बाहर बैठते हैं, वो ये जानते हैं कौन आदमी किसके घर से आया, उस घर के लोग कितने बाहर रहते हैं, उनमें से कितने मर गए, ये सबको पता रहता है। इसलिए किसी भी आदमी को उन पर कतई भी भरोसा नहीं। लेकिन बिहार की पॉलिटिक्स ये इस बार ये जरूर करेगी, क्योंकि अगर जीतते हैं नीतीश कुमार तो एक फ्यूचर के लिए क्या एक प्लान होगा वो देखने की जरूरत होगी। वो बीजेपी के लिए भी सवाल खड़ा होगा और जेडीयू के भी लिए खड़ा होगा। लेकिन अगर यहां से जीत के निकलता है एनडीए, तो आगे जो चुनाव है, जो बंगाल का चुनाव है, जो केरल का चुनाव है, जो तमिलनाडु का, खासतौर से दोनों चुनाव इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि दोनों में मुस्लिम वोटर्स की भूमिका अभी यहां देखना है। देखिए, कुछ भी कहिए, अभी रोक पाने में तेजस्वी इस मामले में कामयाब है कि तेजस्वी ने अभी तक अपने वोट बैंक को बिखरने नहीं दिया है, जबकि ओवैसी को घुटने टेकते हुए लोगों ने देखा है। तो इसीलिए ये देखना होगा और शायद इस पर फिर मुझे लगता है एक बार फिर मौन लगेगी कि अगर कुछ भी है तो क्या जो लालू यादव की फैमिली का जो एक करिश्मा था, लालू यादव का करिश्मा है, वो अगर इस बार हार गए तो आगे बढ़ता है कि नहीं, क्योंकि ये बड़ा लंबा समय है। और राहुल गांधी तो चूंकि एक मामले में तो उनको आपको दाद देनी पड़ेगी कि वो हार से इम्यून है। उन्होंने जो है एक बड़ा कवच अख्तियार कर लिया है कि कितनी हार हो जाए हमको क्या है, हारी तो जनता है, जीतेंगे तो राहुल गांधी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इस चुनाव को चुनाव आयोग ने अपने उसका प्रतिष्ठा का इशू बनाया हुआ है। चुनाव होगा, कई सारी चीजें होंगी, लेकिन हम लोग बिहार की राजनीति का मैं ज्यादा इसलिए भी बहुत ज्यादा नहीं देखता हूँ असर, क्योंकि बिहार में अभी भी कई जगह जातीय आधार टूटता है या नहीं, इस पर बहुत बार फैसले हुए, यूपी में भी हुआ, लेकिन बिहार में मैंने आज तक अभी नहीं देखा है। लॉ एंड ऑर्डर का 2005 का हमने देखा, तो वो मैं महिलाओं को श्रेय दे रहा हूं। तो अभी भी देखना होगा कि बिहार इस बार भी जातीय राजनीति पे वोट कर रहा है या बिहार ने बदलाव को देखा, ये इसके बाद ही आएगा। मैं इसको बहुत, क्योंकि मुद्दा मुझे अभी आज की डेट में कोई ऐसा नहीं दिख रहा जिसमें बिहार में ये कहा जाए कि इस मुद्दे पे स्पेसिफिकली चुनाव हो रहा है। और एक अनुपम जी, धीरेन्द्र सर ने एक और बात कही थी, उसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि बक्सर और भी जो कुछ सीटें हैं उस पर योगी आदित्यनाथ का भी प्रभाव होगा। मेरा ये मानना है कि अगर योगी आदित्यनाथ को चुनाव में इस्तेमाल किया जाता है तो पूरे बिहार में योगी आदित्यनाथ का प्रभाव जो है वो देखने को मिल सकता है। उनका जो क्रेज है, जिस तरीके से सीमांचल में और मिथिला में असदुद्दीन ओवैसी की रैलियों में भीड़ जुटती है एक तरीके से, तो ओवैसी और कहाँ योगी, तुलना तो एकदम ही नहीं हो सकती है। क्योंकि एक तरफ ओवैसी बंधु हैं जो मतलब हिंदुओं के खिलाफ बोलकर और इस्लामी एकजुटता के नाम पर ही सारी चीजें वो करते हैं, और एक तरफ योगी आदित्यनाथ है जिन्होंने अपने आप को एक कुशल प्रशासक के रूप में भी स्थापित किया है, और साथ ही वो एक हर वर्ग के हिंदुओं की, दलित हो या फिर कोई भी जाति हो, उसकी आवाज बन के उभरे हैं। और योगी के नाम पे जातियां टूटती रहती हैं। मोदी के बाद एक योगी ही ऐसे नेता है जिनके नाम पे जातियां टूटती हैं। तो बिहार में योगी आदित्यनाथ का भी भाजपा जितना इस्तेमाल करेगी उतना फायदे में रहेगी, क्योंकि हर इलाके में बिहार में, और बिहार नेपाल से भी तो लगता है, और नेपाल में जो गोरखा है या नेपाल में जो गुरु गोरखनाथ का जो प्रभाव है वो भी तो किसी से छिपा हुआ नहीं है ना। और नेपाल के राज परिवार के गुरु भी तो गोरखपंथी ही होते हैं। तो उसी हिसाब से भी आप देखें तो बिहार में बहुत हद तक योगी आदित्यनाथ का
अच्छा प्रभाव है। सिर्फ यूपी से लगते सीमावर्ती इलाकों में ही नहीं है, अंदर भी है। और भले ही बिहार के किसी नेता का नाम भले वो अनपढ़ व्यक्ति भी होगा, वो नहीं बता पाएगा, लेकिन योगी की वेशभूषा और तस्वीर देखते वो बता देगा कि हाँ योगी है। जी अच्छा, मैं जो पूछ रहा था आपसे वो ये जी कि जी नतीजा आ गया 14 नवंबर की शाम को, जब फाइनल नतीजा आएगा सबके सामने और पता लगा कि जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन यानी एनडीए को फिर से जनादेश मिल गया है, तो शपथ कौन लेगा? इसमें कोई शक नहीं है कि नीतीश कुमार ही शपथ लेंगे एकदम। भले ये मैं गारंटी नहीं दूंगा 2 महीने बाद क्या होगा, 6 महीने बाद क्या होगा, 1 साल बाद क्या होगा, लेकिन भाजपा की जो रणनीति अगर आप महाराष्ट्र में देखें या और भी राज्यों में देखें, तो नीतीश कुमार जब तक सक्रिय हैं, नीतीश कुमार के साथ कोई भी डील होगी तो उनके बेटे को लेकर ही होगी, निशांत को लेकर होगी। तो कुछ में कुछ भी हो सकता है, निशांत को राज्यसभा भेज दिया जाए, केंद्रीय मंत्री बना दिया जाए। और अभी के डेट में ये सारी चीजें मोदी सरकार के लिए, भाजपा के लिए असंभव भी नहीं है। वो किसी भी प्रकार की डील कर सकते हैं क्योंकि वो सत्ता में है केंद्र की। तो लेकिन शपथ आपको नीतीश कुमार ही लेते हुए दिखेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि अभी नीतीश के पीछे चलने में भाजपा या संघ कभी भी 1 महीने 2 महीने 3 महीने की रणनीति लेके काम नहीं चलते हैं, लेकर नहीं चलते हैं। उनकी रणनीति 5 साल 10 साल 50 साल की भी हो सकती है। केरल में या फिर नॉर्थ ईस्ट में वो लोग लेकर चले ना 20 साल 30 साल आगे की रणनीति, जिसका आज हम एक तरीके से देख रहे हैं। केरल में तो 1 साल लोकसभा सांसद अभी बना है। तमिलनाडु के लिए ये लोग 20-30 साल की रणनीति लेकर चल रहे हैं कई सालों से। तो वैसे ही बिहार में नीतीश कुमार जब तक सक्रिय है, उनके साथ रहने में भाजपा को फायदा है। और लेकिन हाँ, इस बार जो भी फैसले होंगे उस पर बीजेपी की आपको छाप दिखेगी। इसका कारण ये है कि जदयू की प्रथम पंक्ति के जो दूसरी पंक्ति कह लें, प्रथम पंक्ति में सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है। दूसरी पंक्ति के जो भी नेता हैं, चाहे वो संजय झा हो, चाहे वो ललन सिंह हो, ये सारे के सारे भाजपा के करीबी हैं, प्रधानमंत्री के और अमित शाह के करीबी हैं। और इनका तालमेल भाजपा से बहुत बेहतर है जदयू के पुराने नेताओं के मुकाबले। तो जो फैसले होंगे उस पर बीजेपी की छाप आपको दिखेगी, लेकिन जो चेहरा होगा, जो नेतृत्व होगा, वो नीतीश कुमार का होगा। 6 महीने 1 साल 2 साल बाद किसी परिवर्तन की आहट को हम महसूस करेंगे, अगर भाजपा कुछ नेताओं को तैयार कर लेती है बिहार में उसके बाद। क्योंकि बिहार में अभी भी कोई पैन बिहार नेता नहीं है, ये याद रखिए। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के अलावा, तेजस्वी भी नहीं, लालू यादव और नीतीश कुमार के अलावा आप कह लीजिए, कोई नेता ये दावा नहीं कर सकता है कि मैं मगध का भी नेता हूँ और मैं चंपारण का भी हूँ, मैं कोसी अंचल का भी हूँ, मैं मिथिला का भी हूँ। मिथिला में भी लोग मुझे चाहते हैं, शाहाबाद में भी मुझे लोग चाहते हैं। ऐसा कोई नेता बिहार में दावा नहीं कर सकता। इसीलिए भाजपा भी हर क्षेत्र को लेकर अलग अलग रणनीति बना रही है। अब शाहाबाद को ले लीजिए, वो जो इलाका है पूरा बक्सर, रोहतास और आसपास वाला, इस नाम का ना कोई प्रमंडल है बिहार में, न इस नाम का कोई जिला है। पहले हुआ करता था कभी अंग्रेजों के समय में, उसके बाद उसको तोड़ा गया था बाद में, लेकिन फिर भी वो शाहाबाद एग्जिस्ट करता है। और फिर भी वहां माना जाता है, वहां की 24-25 सीटें हैं, जिसमें से भाजपा अधिकतर 20 से ज्यादा पिछली बार हार गई थी। यही कारण है कि पवन सिंह पर लाख आरोप लगने के बावजूद भी भाजपा उनको अपने पाले में लेकर आई है, क्योंकि आरके सिंह ने बगावत कर दी थी। तो ये कोई पैन बिहार नेता का न होना भाजपा में, ये उसके लिए मेन परेशानी का सबब है। और इसको वो लोग कैसे टैकल करते हैं उसी पर निर्भर करेगा कि नीतीश कुमार का अगले 1-2 साल में क्या होता है और उनके साथ क्या डील होती है। जी, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा आज हुई है, क्योंकि कार्यक्रम सामने आ गया है, रणभेरी बज चुकी है, राजनीतिक सरगर्मियां अब उरूज पर होंगी। टिकटों का बंटवारा, प्रत्याशी, चेहरे, घोषणा पत्र, तमाम नीतियां, रणनीतियां वो सब चलेंगी। और अगला करीब करीब 30-35 दिन हमें देखने को मिलेगा बिहार में। बिहार पर ही सबका फोकस रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए। धीरेन जी आपका भी और अनुपम जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।